हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कल हम लोगों ने जो हम लोग यूनिट 27 कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इंट्रो हमने कर लिया था और थोड़ा आइडिया भी हम लोगों ने जो जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे उनको किया था। आज हम लोग का जो मेन जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा बैलेंस शीट, और उसका जो कंटेंट है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीआईबी एंड जीआईबी ऑल्सो। ठीक है। और जेआईबी के आज मैंने चैप्टर्स भी मार्क किए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर ये चीजें आएंगी, और वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगी। हम लोग कहाँ पर थे? कल हम लोगों ने जो कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया था और लास्ट में 2 पॉइंट्स रह गए थे, तो इनको करके एंड देन वी विल मूव टू बैलेंस शीट। और एक कॉन्सेप्ट है ना मैडम, हिस्टोरिकल वाला। हाँ, हिस्टोरिकल भी है और आई थिंक और भी एक दो मिसिंग होंगे इसमें ना, क्योंकि जेआईबी में तो क्या है ना, ये एक पूरा चैप्टर है, तो इसलिए वहां पे जो कवरेज है कंसेप्ट्स की वो ज्यादा है। जैसे देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, और और कौन सा नहीं है, फुल डिस्क्लोजर भी नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे करके कुछ मिसिंग है। तो हम लोग अभी ये जो इसके अंदर दिया हुआ है, जो सीआईबी में जो कंटेंट दिया हुआ है, अभी हम उसी को करेंगे, क्योंकि जेआईबी में तो ऑलरेडी हम लोग डिटेल में इस चीज को कर चुके हैं। ठीक है। तो ये दो तीन कंसेप्ट हैं, इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का। ठीक है। देखिए, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अपने प्रॉफिट को कब बुक करेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का मतलब है कि कब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, या आप मान लेंगे कि ये आपका प्रॉफिट हो गया। आप तब बुक करेंगे उसको, मतलब एक्चुअल में प्रॉफिट को प्रॉफिट तब मानेंगे जब आपको, मतलब आप उस अमाउंट को लेने के लिए लीगली लायबल हो जाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑर्डर रिसीव हुआ, ठीक है, 10 लाख रुपीज का एक ऑर्डर आया, और आपको पता है कि इसमें 2 लाख रुपीज आपका मार्जिन आराम से निकल जाएगा। तो ये नहीं कि ऑर्डर रिसीव होते ही आपने इस 2 लाख रुपीज को अपना प्रॉफिट बुक करके और एंट्री कर दी। ठीक है। आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक आप इस सामान को, ये जो ऑर्डर आया है, इसको बना के तैयार नहीं कर देंगे, और जो बायर है वो उसकी डिलीवरी नहीं ले लेगा, या फिर वो या तो डिलीवरी ले ले, और या फिर वो आपको, जैसे आपने उस ऑर्डर तैयार किया, आपने उनको कॉल कर दिया कि सर योर ऑर्डर इज रेडी, तो जब बायर कह देगा कि ठीक है मैं पिक कर लूंगा, या ऐसे करके, या आपने सपोज उसको बिल भेज दिया कि सर ये रहा बिल, और ये आपका जो मटेरियल है ये तैयार है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो बायर होगा वो लीगली लायबल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पेमेंट को करने के लिए। और अगर बाय चांस वो नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। तो जब इस तरह की चीजें क्रिएट हो जाती हैं, तो तब आप उसको अपना प्रॉफिट मानेंगे, उससे पहले नहीं मानेंगे। ठीक है। कि आप ऐसे नहीं कि ऑर्डर रिसीव हुआ, आपको पता है 2 लाख का मार्जिन है, तो आप उसको 2 लाख का मार्जिन आप उसको एकदम से प्रॉफिट दिखा देंगे, नहीं दिखाएंगे। हालांकि देखिए, जब ऑर्डर रिसीव होता है तो हमें क्या होता है, कुछ एडवांस भी मिलता है ना, तो उसको हम फॉर श्योर उसकी एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? हमें कैश रिसीव होगा एडवांस की फॉर्म में, सपोज कैश, बैंक कुछ भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, तो कैश डेबिट टू सपोज मिस्टर ए जो है, जिन्होंने ऑर्डर दिया है, तो हमने उससे क्या किया है, मिस्टर ए से हमने कैश रिसीव किया है। किस लिए कैश रिसीव किया है? एडवांस, ये जो हमें ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर का एडवांस हमने रिसीव किया। तो अब क्या हो गया, मिस्टर ए क्रेडिट में है ना, ये हमारे क्या बन गए, ये हमारे क्रेडिटर्स बन गए। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बन गए, कि ये जो हमने इनसे सपोज 1 लाख रुपए का एडवांस ले लिया है, तो अब हमारी लायबिलिटी है कि हमें इनको काम करके देना है। ठीक है। तो इसकी तो एंट्री करेंगे जो आपने एडवांस रिसीव हुआ है, लेकिन जब तक आपको फुल पेमेंट ना मिल जाए, या फिर एटलीस्ट आप लीगली लायबल ना हो जाए उस पेमेंट को रिसीव करने के, तब तक आप उसको प्रॉफिट आप अपना अज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है। ये होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि जब रियलाइज हो जाएगा, या उसका जो लीगल जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो क्रिएट हो जाए, दोनों में से कुछ भी। जी सर बोलिए। मैं ये सोच रहा था कि अगर कैश पे अगर वो चेक देंगे तो भी डेबिट कैश ही होगा क्या? नहीं सर, अगर चेक से देंगे तो बैंक हो जाएगा। ठीक है सर, वो डिपेंड करेगा कि मोड ऑफ पेमेंट, अगर डीडी से पेमेंट किया तो डीडी आ जाएगा, या जो भी मोड ऑफ पेमेंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो है मैचिंग कंसेप्ट।
मैचिंग कंसेप्ट मैंने कल थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था, तो दोबारा देख लेते हैं। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 2021 का, ठीक है, तो आपको रेंट जो है वो टोटल आपको पे करना था, सपोज 24,000 पे करना था, लेकिन एक्चुअली कंपनी ने 22,000 ही पे किया। अभी 1 मंथ का जो रेंट है वो अनपेड है, ठीक है, अनपेड है तो वो क्या आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, P&L में 22,000 ही दिखा दें, और फिर उसके बाद हम लोग अगर सपोज को 22,000 ही दिखा देते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए कि मेरे प्रॉफिट या लॉस पे क्या इसका असर पड़ेगा। सपोज प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं इसको इस 24 की जगह पे इसको 22 ही रहने दूं, जो कि एक्चुअली पेड है, ड्यू नहीं लिया मैंने, सिर्फ पेड वाले ले लिया, तो उस केस में क्या होगा, मेरा प्रॉफिट 2,000 बढ़ बढ़ेगा, जाएगा। बढ़ा हुआ आएगा ना, क्योंकि खर्चा अभी कम हो रखा है। तो उससे क्या होगा, मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, वो मिसगाइड हो जाएगा, मतलब जो एक्चुअल पिक्चर आनी चाहिए वो नहीं आएगी, और फिर इस बढ़े हुए प्रॉफिट पे आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है, और जब मैं सपोज 22 का जब मैं P&L बनाऊंगी तो वहां पर 24 तो उस साल का हो गया, और प्लस सपोज मैंने ये जो रिमेनिंग 2 था ये भी इस साल में पे किया, इस साल में क्या होगा, इस साल में 26 आ जाएगा, तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो मेरा डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें ना हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट लगाते हैं। मैचिंग कंसेप्ट कहता है जिस साल के खर्चे हैं उनको उसी साल में चार्ज करके, और फुल चार्ज कर दीजिए, चाहे वो पेड है या अनपेड है। फिर हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सपोज अभी 2,000 का अनपेड है, तो मैंने यहाँ पे 2,000 क्या दिखा दिया, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, ये मैंने पे तो नहीं किया ना अभी, तो यहाँ पर P&L में तो आ जाएगा 24,000। इससे क्या फायदा होगा, इससे जो मेरा प्रॉफिट एक्चुअल आना था उतना ही आएगा, प्रॉफिट इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं होगा। फिर उसके बाद लेकिन अब हम इसका क्या करें, ये जो हमने 2,000 का यहाँ पे क्रिएट कर दिया, इसको हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम क्या करेंगे, इस आउटस्टैंडिंग रेंट को दिखा देंगे 2,000, कि ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, जो कि हमें 2,000 की जो लाइबिलिटी है वो पे करनी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जिस साल के खर्चे हैं उसको उसी ईयर में चार्ज करके एटलीस्ट P&L को मैनेज कर लीजिए, और फिर बाकी जो भी लाइबिलिटी या एसेट क्रिएट होगी उसको हम बैलेंस शीट में दिखा देंगे, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर बैलेंस शीट। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो है आपका, जो एक यहाँ पे मैंने लिखा था हिस्टोरिकल कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट कहता है कि ट्रांजैक्शंस जैसे भी हुई, मतलब सपोज आज की डेट में हुई तो आप उसकी आज रिकॉर्डिंग कर लीजिए, या जिस डेट में भी, तो जब आप अपनी रिकॉर्डिंग डेट वाइज, और या फिर आप कह लीजिए जिस दिन हुई उसी दिन आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट का मतलब जब आप अपने ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं विच आर रिलेटेड विद मनी, तो उनको आपको क्या करना है, डेट वाइज उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हमारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर स्टिल कोई इशू होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, लीगल पोजीशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हम लोगों ने कल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 1 हमने पढ़ा था बैलेंस शीट, नंबर 2 P&L, फिर उसके बाद क्या था, ऑडिटर रिपोर्ट था, और हमारा उसके अलावा फंड फ्लो स्टेटमेंट था, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे, ये हमने कल डिस्कस किए थे। फिर आज हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट और P&L, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में है, और यही दोनों जो है, यही आपका जो रेशियो चैप्टर है उसका बेस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी मैं अभी आपको विद एग्जांपल बता दूंगी। तो हम लोग सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है ना, जो हमारा नया कंपनीज एक्ट 2013 बना था, उसने क्या किया है, उसने फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है, किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। याद रखिए कंपनीज एक्ट 2013 ने कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए नहीं किया है, किसके लिए किया है, बैलेंस शीट एंड P&L के लिए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इससे पहले क्या था, सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो था वो प्रिस्क्राइब किया हुआ था कंपनीज एक्ट के अंदर, जो हमारा प्रीवियस कंपनीज एक्ट था 1956 वाला। तो लेकिन जो नया वाला एक्ट है उसमें बैलेंस शीट और P&L दोनों का जो फॉर्मेट है वो
प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये स्टेटमेंट बनाना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो उनको क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो भी बिजनेस के अंदर हुआ। मैम जी सर। मैम जेबी में कौन सा चैप्टर अभी चल रहा है? सर ये जेआईबी का जो चैप्टर है, नई वाली बुक से बताऊं सर? जी 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 सर नए वाली बुक में ये आपका चल रहा है 15th चैप्टर, कंपनी अकाउंट्स 2। ओके मैम, थैंक यू। तो हमारा जो यहाँ पर लीगल पोजीशन क्या है कि हमें क्या करना है, एक तो फॉर्मेट जो प्रिस्क्राइब किए हुए कंपनीज एक्ट ने उनको लेना है एज इट इज, जैसे वहां पर प्रिस्क्राइब्ड है उसी को फॉलो करना है, और दूसरा हमें क्या करना है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना है ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, और वो जो रूल्स रेगुलेशन है वो किसके साथ कंप्लाई करने चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को डिस्कस करके हमने कल किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन कंपनीज को फॉलो करना कंपलसरी है। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1 किन के लिए मैंडेटरी है, जो कि लिस्टेड है, लिस्टेड इक्विटी है जी, या फिर लिस्टिंग के हाँ जी प्रोसेस में, एंड टर्नओवर 50 करोड़ हो। जी बिल्कुल, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, टर्नओवर जिनका मोर देन 50 करोड़ 50 करोड़ से, तो ऐसी कंपनीज को क्या करना है, ऐसी कंपनीज को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 29 है, तो इन 1 to 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना कंपलसरी है फॉर दीज कंपनीज। ठीक है, और ये जो चीजें ये सब सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो फॉर्म्स वगैरह जो भी चीजें दी हैं ये शेड्यूल 3 के अंदर दी है, जो कंपनीज एक्ट का कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। अब वो फॉर्मेट क्या है वो देखिए, देखिए पहले फॉर्मेट देख लीजिए फिर इसका कंटेंट डिस्कस करेंगे। पहले क्या था ना, इससे पहले जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट था जो आप लोगों को देखने को मिलता था वो ये वाला था, हॉरिजॉन्टल। इधर हम लोग क्या करते थे, लायबिलिटीज लिखते थे, इधर हम लोग एसेट्स लिखते थे, और फिर इसके नीचे हमारा इसके लायबिलिटीज में 2 पार्ट होते थे, पहले कैपिटल वाला होता था और फिर आपकी लायबिलिटीज होती थी, फिर हम लोग दोनों का इधर टोटल मैच किया, इक्वल आना चाहिए। पहले ये वाला फॉर्मेट फॉलो होता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, और जो रजिस्टर्ड कंपनीज नहीं है वो अभी भी चाहें तो ये वाला जो फॉर्मेट है ये फॉलो कर सकते हैं। लेकिन कंपनीज जो भी कंपनीज आपकी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 है, या उससे अर्लियर जो 1956 एक्ट था, मतलब जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है उनको यही वाला फॉर्मेट फॉलो करना मैंडेटरी है। ठीक है, अब ये फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले नेम ऑफ द कंपनी, सपोज XYZ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, यहाँ पर आपकी डेट डलेगी 31 मार्च, जो भी ईयर होगा, सपोज 23 हो गया। फिर उसके बाद रुपीज इन, आपका जो भी जिसमें भी आप ले रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो अमाउंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं फिगर्स को इस तरह से लेते हैं, रुपीज इन लैक्स या थाउजेंड्स करके, तो वो आपको ये तीनों चीजें आप मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होगा विद पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, कि ये आपकी प्रीवियस ईयर की फिगर्स और करंट ईयर की फिगर्स। ठीक है, दोनों को आपको इसमें डिस्क्लोज करना है। नोट नंबर में जैसे हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते हैं ना, उस तरह से यहाँ पर आपको नोट नंबर डालना है। सपोज आपने लिखा कैपिटल, अब कैपिटल के अंदर आपका जितना भी कैलकुलेशन है वो आप नीचे फुट नोट्स जो हैं, जो नोट टू अकाउंट्स है बैलेंस शीट के, वहां पर दिखाएंगे और सामने आप नंबर डाल देंगे, जैसे हम लोग रेफरेंस के लिए करते हैं, एक जगह पे डिटेल पूरा डाल के और फिर उसको नंबर दे दिया, ये नंबर 1 है, और फिर वहां वो नंबर वहां पे कोट कर दिया, जैसे जनरली हम लोग करते हैं वही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट पीरियड की फिगर्स और प्रीवियस ईयर की फिगर्स। ठीक है, अब कंटेंट क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो पहले हम लोग सिर्फ लायबिलिटी वर्ड यूज करते थे, अब वर्ड यूज होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मेन हेडिंग क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिर उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड। सबसे पहली जो कैटेगरी है, याद रखिए लायबिलिटीज के अंदर मेन 4 हेडिंग्स है आपकी, क्या क्या है, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट,
नंबर 3 नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये 4 आपकी मेन हेडिंग्स है, इसके अलावा और कोई भी मेन हेडिंग नहीं आएगी। पहले हम लोग जो बैलेंस शीट बनाते थे ना, उसमें हम लोग अपने मर्जी से सपोज करंट लायबिलिटीज, अगर वैसे तो ऐसा होता नहीं, बट सपोज आप मान लीजिए कि करंट लायबिलिटीज मेरे बिजनेस की नहीं है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाता था। लेकिन अब ये जो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया गया, चाहे वो आपकी उसकी अमाउंट है या नहीं है, बट आपको उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो अब बिल्कुल सीक्वेंस में यही सीक्वेंस फॉलो करना है, यही टर्म्स होनी चाहिए। पहले हम क्या करते थे, अपनी मर्जी से लिख देते थे कुछ भी। ठीक है, बस लास्ट में ध्यान रखते थे टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए, दैट्स इट। लेकिन अब क्या हो गया, अब एक एक चीज को प्रिस्क्राइब किया गया है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो गया है और जेआईबी सीआईबी बोथ। ठीक है, तो लायबिलिटीज, इक्विटी लायबिलिटीज में कितनी हेडिंग्स है? नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 4, अभी जस्ट रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर 4 है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और अगर सपोज आपसे कोई पूछता है कि बताइए एसेट्स की मेन हेडिंग्स क्या है, एसेट्स की सिर्फ 2 ही हेडिंग्स हैं मेन हेडिंग्स। एक है आपका नॉन करेंट एसेट्स और दूसरा है आपका करंट एसेट। ठीक है, इक्विटी लायबिलिटीज में 4 मेन हेडिंग्स है, एसेट्स में 2 है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, यहां पर इसको आप इक्विटी भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब जिसको हम पहले सिंपल कैपिटल बोल देते थे ना, या शेयर कैपिटल जिसको बोल देते थे, अब उसका जो नाम है वो क्या कर दिया है, शेयर होल्डर्स फंड कर दिया है। पहले कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में उसको शेयर कैपिटल बोलते थे, पुरानी बैलेंस शीट्स अगर आप देखेंगे वहां पे शेयर कैपिटल लिखा होता था। ठीक है, फिर उसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस जो भी होता था डिटेल्स। लेकिन अब क्या कर दिया, अब इसका जो नाम है शेयर कैपिटल का वो हो गया है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, याद रखेंगे इसके अंदर कौन सी 3 सब हेडिंग्स हैं? शेयर कैपिटल, जो भी आपके इक्विटी और प्रेफरेंस, ठीक है, दोनों आपके यहाँ पे, उसके अलावा राइट शेयर्स, बोनस शेयर जो भी होंगे सब इसके अंदर आ जाएंगे। सेकंड जो इसके अंदर हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहले क्या होता था, पहले इसके लिए सेपरेट हेड नहीं था, अब इसको अलग से मेंशन किया। तो जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं, लाइक कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो इस तरह के जितने भी हमारे रिजर्व्स होते हैं वो सब रिजर्व्स एंड सरप्लस वाली हेडिंग के अंदर आएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये हालांकि यूज नहीं होता है, आप लोग जब भी रेशो करेंगे या जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किसका पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। ठीक है, जब हम शेयर वारंट्स इश्यू करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो हमें मनी रिसीव होती है उसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको और इसमें कुछ नहीं याद रखना है। मेन इसमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है, क्यों आपको मैं इसको इतना डिटेल में करा रही हूँ? जब आप रेशो पढ़ेंगे ना, वहां पे आपका फॉर्मूला आएगा कि बताइए प्रोप्राइटरी रेशो बताइए। ठीक है, तो वहां पर जो फॉर्मूले में यूज होता है शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, फॉर्मूले में शेयर होल्डर्स फंड यूज होगा। तो अब एक तरीका तो ये कि आप फॉर्मुलेज रटिए, दूसरा तरीका क्या, अगर आपको बैलेंस शीट में क्लियर होगा कि शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो फिर आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि शेयर होल्डर फंड निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। पहली हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है। ये जो सी पॉइंट है इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड मेन हेडिंग है ये है आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देखिए, जब भी कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है मार्केट में तो पहले वो एप्लीकेशन मनी मंगाती है। तो जब उनके पास एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, एप्लीकेशन से अलॉटमेंट के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, मतलब आपने एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर ली लेकिन अभी आपने उन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो इन बिटवीन ये जो पैसा है ये इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर हमें शो करना पड़ता है कि कितना वो पैसा है जो आपने रिसीव कर लिया लेकिन अभी आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स नहीं किया, तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, थर्ड जो आपकी कैटेगरी है, थर्ड जो मेन हेडिंग है आपकी इक्विटी लायबिलिटीज। मैडम जी सर, मैडम बोलिए। मतलब बोलिए ये जैसे कोई आईपीओ आता है, वो जो देते हैं तो हमारे अकाउंट से तो डिडक्ट होता है,
और जब तक इशू नहीं होता तब तक इसी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ही वो इस पैसा हेडिंग रहता के है। अंदर उस कंपनी को इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर वो अमाउंट दिखाना होता है, और जब वो शेयर्स अलॉट कर देंगे ना सर, तो तब ये जो जितना भी वो अलॉट करेंगे वो फिर आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। मतलब उस पर्टिकुलर पीरियड में जब जी वो सर। एक हफ्ते या 15 दिन का जो भी उनका जितना गैप भी रहता है, ड्यूरेशन उनको लगता है तब तक के तो लिए वो अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है। राइट, थैंक यू। जी ठीक है। थर्ड जो हमारी हेडिंग है दैट इज नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब देखिए ये दो तो हमारी खत्म हो गई। अब आपको एक सिर्फ मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ जो कि आपका एसेट्स के भी दोनों पॉइंट्स में काम आएगा और लायबिलिटीज के भी दोनों पॉइंट्स में काम आएगा। लायबिलिटीज में दो टाइप की मेन लायबिलिटीज होती है आपकी, नॉन करेंट और करंट। पहले क्या था ना, पहले बहुत बहुत सारी चीजें, पहले बहुत हौच पौच थी फॉर्मेट के अंदर और अपनी मर्जी से लोग वर्ड्स यूज कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब आपको दो ही मेन हेडिंग्स यूज करनी है, एक है नॉन करेंट और एक है करंट। नॉन करेंट का फिर चाहे वो नॉन करेंट लायबिलिटी हो चाहे वो नॉन करेंट एसेट हो, सिर्फ एक ही तरीका है इनका, या आप कह लीजिए एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी लायबिलिटी आपको आफ्टर 1 ईयर अगर आपको पे करनी है तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है। और वो लायबिलिटी जो कि आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है तो वो करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में चली जाएगी, ठीक है। सेम रूल गोज फॉर एसेट्स। ऐसी एसेट्स जो आप मोर देन 1 ईयर हेल्ड करेंगे आपके पास रहेगी वो नॉन करेंट एसेट्स, और ऐसी एसेट जो कि विद इन 1 ईयर वो या तो सेल हो जाएंगी या उनका जो आप कह लीजिए जो बैलेंस है उनका बैलेंस फ्लक्चुएट करेगा या फिर वो सेल हो जाएगी। जैसे अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की बात करें या जो आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी बात करें, तो ऐसी एसेट जिनका जो बैलेंस हो वो विद इन 1 ईयर फ्लक्चुएट होगा या वो सेल हो जाएंगे, वो एक्सपायर हो जाएंगी, तो वो आपकी करंट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटीज को 1 बाय 1 इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जी सर बिल्कुल। देखिए हमारे जो ये दो पॉइंट्स तो खत्म हो गए, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप इसको छोड़ दीजिए। अब अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं तो आपके पास दो मेन हेडिंग्स हैं, एक है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी और एक है आपकी करंट लायबिलिटी। सेम ऐसे ही आपकी एसेट्स में होता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट जहां पर भी आएगा तो वहां पर रूल लगेगा, ऐसी देखिए लायबिलिटी है ना, तो ऐसी लायबिलिटी जो आपको आफ्टर 1 ईयर आपको पे करनी है, ठीक है। उनकी जो ड्यू डेट है वो आफ्टर 1 ईयर अगर है तो वो कहां पर चली जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी में चली जाएगी। और जो आपको विद इन 1 ईयर जो आपको पे ऑफ करनी है वो आपकी करंट लायबिलिटी में चली जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो एसेट्स में भी क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स का मतलब ऐसी एसेट जिसको हम मोर देन 1 ईयर हम हेल्ड करेंगे, मतलब 1 साल से ज्यादा वो हमारे पास रहेगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। और करंट एसेट्स क्या हो जाएगी, जिनका जो बैलेंस है वो विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर या तो उनका बैलेंस फ्लक्चुएट कर जाएगा, जैसे कि कैश, ठीक है। आज कैश हमारे पास 50,000 है, कल को हमने कोई कैश परचेज कर ली तो कैश का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा, कैश सेल कर दी तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो जो भी आपकी इस तरह की जो एसेट्स होती हैं जिनका जो बैलेंस है वो विद इन 1 ईयर फ्लक्चुएट करेगा या चेंज हो जाएगा या वो खत्म हो जाएंगी एसेट्स, ऐसी एसेट्स आपकी करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में कुछ बता सकती हैं मैम? हेलो, जी सर। एग्जाम्पल में कुछ बता जी सकती सर हैं मैम? बोलिए। एग्जाम्पल में जी सर बिल्कुल, मैं अभी एग्जांपल्स बताऊंगी इसमें, जी बिल्कुल अभी बताती हूँ सर। देखिए नॉन करंट लायबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी सबसे पहले आती है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आता है वो हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर है और आपको इसको डिटेल में करना है।
मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कौन सी बोरिंग्स आएंगी? बोरिंग शेल फॉर द, ये आपकी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों आपकी इस कैटेगरी में आ जाएंगी, और वो आपकी मोर देन 1 ईयर होनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट आपको इस पर्टिकुलर ईयर में उसको पे ऑफ नहीं करना है, आपको आफ्टर 1 ईयर पे करना है। ठीक है, तो ऐसी लायबिलिटीज क्या होंगी हमारी? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होंगी। दूसरी अगर हम बात करें अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये तो सिंपल लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गई। नेक्स्ट है आपका अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इसमें देखिए क्या क्या आएगा, इसमें आपके ट्रेड पेबल्स एंड अदर्स। ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं? ट्रेड पेबल्स आपको करंट लायबिलिटी में भी देखने को मिलेंगे और यहां पर भी मिलेंगे। तो जो भी आपके मोर देन 6 मंथ्स होंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। और जो आपके मतलब इसमें जो है जब हम पेबल्स की बात करते हैं, ट्रेड पेबल्स की, तो वहां पे 6 मंथ्स वाला रूल लगता है। ठीक है, कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, वो मैं आपको बताते रहूंगी कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं? ऐसे प्रोविजन जो आपको इस एक पर्टिकुलर ईयर में अभी आपको उन प्रोविजंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स के होते हैं, जैसे कि आपका उनका पेंशन के लिए आप कोई प्रोविजन कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के लिए कर रहे हैं, या उनका कुछ इंश्योरेंस करके कुछ। तो इस तरह के जो प्रोविजंस है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आते हैं, कि जब वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जब वो रिटायर होंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोविजंस हमारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं। फिर उसके बाद यहां से ये जो एफ पॉइंट है, यहां से हमारा शुरू होता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज में जो सबसे पहला जो आता है वो आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में क्या क्या आएगा? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसे लोन्स जो कि डिमांड पे रीपेबल है। मैम जी सर मैम बोलिए। मैम नॉन करंट लायबिलिटीज जी बोलिए। में दिखा रहा है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पूछ रहे सर? में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज करके दिखा रहा है। अच्छा डेफर्ड, अच्छा अच्छा हाँ वो वाला इसमें यहाँ पे नहीं डाला, वो अभी बताती हूँ सर मैं, डेफर्ड वाला। जी ठीक है सर, अब ये शॉर्ट टर्म वाले ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको डेफर्ड वाला, एक जी। पॉइंट रह गया वो यहाँ पे नहीं दिया हुआ इन्होंने ना। देखिए तो जो हमारा करंट लायबिलिटीज के अंदर जो सबसे पहला आता है वो आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डिपॉजिट्स एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज में देखिए क्या क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो सेक्शन है ना, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली जेआईबी में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए जो अनपेड डिविडेंड है वो बैलेंस शीट में कहां पर आता है, कौन सी सब हेडिंग में या कौन सी मेन हेडिंग में आता है। तो इसकी सब हेडिंग क्या है? अदर करंट लायबिलिटीज है, और मेन हेडिंग क्या है? करंट लायबिलिटी। देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। सपोज आपका आपने 20 ईयर्स का, या 20 ईयर्स नहीं 10 ईयर्स ले लीजिए, सपोज 10 ईयर की मेच्योरिटी का आपका एक डेट था। ठीक है, अब क्या है, अब इस साल वो 10th ईयर है जिसमें वो मेच्योर होना है। तो अब क्या होगा, अब आप अपनी इस डेट को, क्योंकि वो इस साल के अंदर मेच्योर होना है, तो इसको आप कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? आप इसको अदर करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, और वो किस नाम से आ जाएगा? करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। मतलब जब तक 1 to 9 ईयर्स तक तो ये कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा? लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर आएगा। लेकिन 10th ईयर में ये कहां पे रिफ्लेक्ट करेगा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, दूसरा जो आपको इसमें याद रखना है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, डी वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग्स। ई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट, ये सब जो है ये सब आपके अदर करंट लायबिलिटीज में। देखिए थोड़ा बहुत तो याद भी करना पड़ेगा, हल्का फुल्का, लेकिन जो मेन मेन है वो आप याद कर लीजिए। जैसे कि अक्रूड क्या होता है? एडवांस वाला इंपॉर्टेंट है, अनपेड डिविडेंड वाला इंपॉर्टेंट है,
अच्छा देखिए, मुझे ना आप लोगों की वॉइस ऑडिबल नहीं है, तो आप लोग चैट बॉक्स में प्लीज अपनी क्वेरी डाल दीजिए। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज जो है वो हमारे ये पॉइंट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको दिमाग में रखने हैं। अक्रूड क्या होता है मैम? सर अक्रूड का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे कि अगर सपोज मैं कहूँ अक्रूड इनकम, फॉर एग्जांपल मैंने मार्च मंथ में मैंने अपना पूरा मतलब जॉब की है, लेकिन अभी मुझे उसकी सैलरी नहीं मिली मार्च मंथ की, तो ये वाली जो सैलरी है ना सर, ये मेरी अक्रूड सैलरी हो गई। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब मैंने कमा तो लिया उस चीज को, लेकिन अभी मुझे मिला नहीं है, उसको बोलते हैं अक्रूड। मैम फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में देखिए, मैम सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में देखिए, हेलो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर्स, हेलो ये हेलो आपके यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाला आएगा। जी सर बोलिए। मैम एक्रूड को हम अनपेड बोल सकते हैं क्या? हाँ अनपेड भी बोल सकते हैं सर, लेकिन जनरली जो इनकम्स होती है ना सर, इनकम्स जो होती हैं उसके लिए हम अक्रूड वर्ड यूज करते हैं। मतलब अगर बाय चांस आपकी इनकम अनपेड है तो तब हम ये वाले वर्ड का यूज करते हैं। हाँ अच्छा मैम, जो सामान कोई ठीक है, बेचे जैसे कि उसका, सपोज अगर आपकी कोई सामान कुछ बेच रहे हैं और उसका पेमेंट नहीं आया है, तो वो नहीं ना आएगा इसमें मैम? किसको? सर दोबारा करंट असेट। पूछिए। अगर सामान बेच रहे हैं तो सामान कोई बेच रहे हैं, उसका अभी पेमेंट नहीं आया है, तो उसको अक्रूड में नहीं ना आएगा वो? सर उसमें हम क्या करेंगे ना, अगर सपोज हमें वो जो अमाउंट है, सपोज हमने सेल कर दिया, अगर हमने Debtor। उधार किया है, अब ऐसे तो हमने किसी को बिना उसके तो दिया नहीं होगा, या तो फिर हमने उसको क्या बनाया होगा, अपने डेटर्स बनाए होंगे, तो वो हमारे करंट एसेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, या फिर अगर हमने उससे रिटर्न में लिया होगा तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल रिसीवेबल के फॉर्म में करंट एसेट में रिफ्लेक्ट करेगा। उसको अक्रूड नहीं ना बोलेंगे मैम? सर नहीं सर, उसको अक्रूड नहीं बोलेंगे, ओके क्योंकि मैडम, ये तो हमें पता है ना, मिलना ही है, Pages। बस अब दूसरे फॉर्म में मिलेगा। मैडम, ठीक, जी सर बोलिए। मैडम, जी बोलिए। ये एक्रूड मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइव एग्जांपल था। एक अकाउंट था, वो एनपीए था मैडम, तो उसका जब हम चेक कर रहे थे तो एक्रूड सर इंटरेस्ट प्लीज और चैट बॉक्स में लिखेंगे सर। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? जी मतलब क्रैक हो रही है, तो वो मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्वेश्चन। जैसे अगर बैंक का एग्जांपल जैसे आप लोग सोच रहे हैं, तो बैंक में जैसे हमारा जो इंटरेस्ट होता है, सपोज एफडी पे इंटरेस्ट आपका क्रिएट हो गया, तो और लेकिन अभी आपने उस पर्टिकुलर एफडी अकाउंट में उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया, तो आप कहेंगे कि वो जो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, ये अक्रूड इंटरेस्ट है। गॉट इट मैडम, समझ पा रहे हैं? गॉट इट। जी ठीक जी। अच्छा एक हमारा यहाँ पे ये वाला पॉइंट रह गया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये ना दो चीजें होती हैं, ये आपको एसेट्स में भी देखने को मिलेगा और ये आपको लायबिलिटीज में भी देखने को मिलेगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है एक, और एक आपका डेफर्ड टैक्स एसेट्स होता है। तो दोनों ही चीजें मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक ना हमारा जो डेप्रिसिएशन होता है उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने के, प्लीज ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक होता है एसएलएम, एक होता है डब्ल्यूडीवी। तो इस केस में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो फ्री हैं, वो एसएलएम यूज करें या डब्ल्यूडीवी यूज करें।
लेकिन जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वाले जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड को। ठीक है, आपने चाहे कोई भी मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज किया, लेकिन वो आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कैलकुलेट करेंगे बाय डब्ल्यूडीवी मेथड। ठीक है, वो आपको मना नहीं करते कि आप एसएलएम से मत कीजिए, बट वो जब टैक्स की कैलकुलेशन होगी तो वो डब्ल्यूडीवी मेथड लगा के तो क्या अमाउंट आएगी उससे करते हैं वो लोग। तो उस केस में क्या होता है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी आ जाती है इन दोनों अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, जब हम एसएलएम मेथड यूज कर रहे थे तो इसमें हमारा जो प्रॉफिट है सपोज वो 1 लाख रुपीज आ रहा था। जब डब्ल्यूडीवी इनकम टैक्स वालों ने कैलकुलेट किया हमारा प्रॉफिट डब्ल्यूडीवी मेथड लगा के, तो फॉर एग्जाम्पल 98,000 आया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में अब हम इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो बदलेंगे नहीं। वो इसलिए नहीं बदलेंगे क्योंकि ये तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है इनकम टैक्स। तो जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब टैक्स कैलकुलेशन होगा तो तभी वो करेंगे, और वो भी वो हमें नहीं कहते करने के लिए, वो खुद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो ये देखना है, जो 2000 का जो गैप आया है ना, ये क्या होगा। अब हमने जो टैक्स कैलकुलेट किया होगा 1 लाख के अकॉर्डिंग किया होगा, तो हमारा टैक्स ज्यादा होगा। लेकिन जब इनकम टैक्स ने कैलकुलेट किया तो 98,000 प्रॉफिट बैठा, तो इनके अकॉर्डिंग टैक्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से, और क्योंकि एडवांस टैक्स पे हो जाता है ड्यू डेट से पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमें 2000 रुपीज का एक तरह से जो मार्जिन पड़ेगा, सपोज इस 2000 में फॉर एग्जाम्पल 200 रुपीज का गैप आ गया टैक्स में। अमाउंट तो 2000 है, बट फॉर एग्जाम्पल 200 का आपका गैप आ गया। तो अब ये जो 200 रुपए हैं, ये जो हमारा टैक्स एक तरह से हमें क्या मिल गया, बेनिफिट मिल गया इसका। तो ये जो 200 है, ये इसको मैं कहूंगी अपना डेफर्ड टैक्स एसेट। समझ पाए आप लोग? ये रिटर्न करने पर, रिटर्न फाइल करने पर वापस मिलेगा ना? अच्छा मैम, मेथड है एसएलएम और डब्ल्यूडीवी है, क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है मैम इसका? सर एसएलएम जो है, एसएलएम होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। ये अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। ये आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, और जो डब्ल्यूडीवी है वो होता है आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड्स होते हैं, और जो डब्ल्यूडीवी है ये हमारा इनकम टैक्स जो है वो इसी वाले मेथड को रिकॉग्नाइज करता है। अभी आप लोग को ये जो डेफर्ड टैक्स एसेट वाला जो मैंने आपको बताया, ये आप लोगों को क्लियर हुआ? ये एक एग्जांपल, ये एक और एग्जांपल हो सकता है, हो सकता है इससे आप लोगों को समझ में आ जाए। मैम एक मिनट। जी सर बोलिए मैम। मतलब चैट बॉक्स में बताइए सर। एक बार फिर से। नहीं, ये 200 रुपए का जो गैप है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क में ना, मतलब हेलो, ये दूसरे वाले कनेक्शन में। हेलो हेलो सर मैडम बोल रही हैं आपको लिखने के लिए, तो हेलो 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 कर रहे हैं आप, लिखिए ना आप। जी मैम। ये डिस्टर्ब होता है बहुत। हेलो देखिए कल से मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगी दूसरा कुछ कनेक्शन करके ना। ठीक है, तो ये वाला इशू नहीं आएगा, क्योंकि चैट बॉक्स में भी डाउट डालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बताने में थोड़ा इजी रहता है। चलिए कोई नहीं, अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सपोज बिजनेस में हमें लॉस हो गया। ठीक है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो जो इनकम टैक्स है वो क्या करता है, वो आपको अलाउ करता है कि ये जो, अगर सपोज आपको लॉस हुआ है तो उसको कुछ नंबर ऑफ इयर्स तक, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का वो लॉस है, तो वो कुछ 2, 3 या अप टू मैक्सिमम 8 इयर्स तक आप उसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या फिर आप कह लीजिए आप उसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो अपने प्रॉफिट से। मतलब इस साल में जो आपको लॉस हुआ है, तो फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स है उनसे आप उसको सेट ऑफ करके क्या कर सकते हो, अपना जो प्रॉफिट है, मतलब अपना जो इनकम टैक्स है उसको सेव कर सकते हो। तो ये जो लॉस है एक तरह से ये भी आपका क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। ठीक है? नहीं मैम, जी सर बोलिए। ये 200 का गैप समझ में नहीं आया मैम, ये क्या है, ये कैसे डिफर टैक्स हो गया?
कौन सी अमाउंट सर, लॉस वाला? नहीं, एसेट्स वाला मैम पहले। लॉस वाला कह रही है सर, ये वाला एसेट्स 200 वाला? एसेट्स वाला। जी मैम। अच्छा, ये मैं बता देती हूँ सर। देखिए, मैंने आपको बताया कि जब हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया, कंपनी ने SLM मेथड लगाया था, कंपनी ने जो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो 1 लाख कैलकुलेट किया। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारा जो टैक्स है वो कैलकुलेट किया एज पर WDV मेथड, तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो 98,000 आया। तो ऑब्वियसली जब अमाउंट अलग अलग है तो फिर टैक्स तो लेकिन इसी पे लगेगा ना, जो इनकम टैक्स ने जो वैल्यू कैलकुलेट की है, टैक्स तो एक्चुअल टैक्स उस पे पे होगा। लेकिन हम लोग जो एडवांस टैक्स पे कर चुके हैं वो हम 1 लाख के अकॉर्डिंग पे कर चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस 2000 पे, 2000 का जो ये गैप आया है, इस पे फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्ट रेट्स नहीं ले रहे हैं, 200 का मेरा टैक्स में गैप आ गया, मतलब मैंने 200 एक्स्ट्रा टैक्स दे दिया है। ठीक है, आप इसको नॉर्मल अपने केस में भी समझ सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल आपका TDS कटता है, ठीक है, और अगर आपने किसी और तरीके से आपने अपने कुछ सेविंग कर लिया, कुछ कर लिया, और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो गई है सपोज, और आपका TDS ज्यादा कटा हुआ है, तो फिर क्या होता है, आपको रिफंड मिल जाता है ना। ऐसा होता अच्छा, है ना, ये जो नेक्स्ट ईयर आता है इंडिविजुअल ये के ITR के केस में। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट में क्या होता है कि उसको हम रिफंड वगैरह ना करके हम उसको अपने बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, क्योंकि अब रिफंड जब आएगा तब आएगा, तब तक के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा ना ये जो गैप है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 200 को तब तक के लिए हम इसको अपने डिफर्ड टैक्स एसेट के अंदर रखेंगे, ठीक है, जब तक ये सेट ऑफ नहीं हो जाता या क्लियर नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट ईयर के टैक्स में या तो एडजस्ट हो जाएगा या फिर इसका रिफंड आ जाएगा, दो में से जो भी चीज होगी। ठीक है मैम, एक चीज पूछूं मैं आपसे, इसका आपने जो सेकंड एग्जांपल दिया है, बिल्कुल पूछिए। सेकंड एग्जांपल जो आप मैडम बताए हैं कि जैसे बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को हम फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करके उसको भी इसी कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। तो इन प्रैक्टिस कंपनीज अपने टैक्स को बचाने के लिए इसको मिसयूज भी कर सकते हैं या करते हैं, मतलब ये देखिए मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आप धीरे धीरे देखिए रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो कभी कभी कर भी पाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। मतलब ये लूप होल है यहाँ पर, वो तो फिर चेक, जी बिल्कुल है मैम। और आप ये देखिए कि 8 up to 8 years तक आपको इसका जो सेट ऑफ है वो मिल जाता है। कैसे, जैसे कि सपोज अगर आपको 10 लाख रुपीस का सपोज लॉस हो गया और नेक्स्ट ईयर में आपको अब एकदम से अगर किसी कंपनी को 10 लाख का लॉस हुआ है, तो एकदम से तो अगले साल वो 10 लाख का प्रॉफिट कमा नहीं लेगा। तो वो क्या करेगा, सपोज उसको 2 लाख का प्रॉफिट हो नेक्स्ट ईयर, तो ये 2 लाख पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। अब कितना गैप बचा उसके पास, 8 लाख रुपीस का। नेक्स्ट ईयर सपोज 5 लाख का हुआ उसको प्रॉफिट, तो फिर ये 5 लाख भी फिर एडजस्ट हुआ, फिर अभी उसका 3 लाख बच गया। तो ऐसे करते करते इसका हमें क्या मतलब अप टू 8 years तक, कुछ केसेस में कोई इसका फिक्स रूल नहीं है, इसमें डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का आपका बिजनेस है। कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है वहां पे 8 years तक अलाउड है, कहीं पे 4 years तक भी है। अच्छा, ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लॉस पे और नेचर ऑफ बिजनेस पे। लेकिन ऐसा होता है और ये लूप होल भी है, इसका बिल्कुल मिसयूज किया जाता होगा, नो डाउट जी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों की क्लियर हो गई हैं। फिर उसके बाद इसमें आपका एक रह गया ये ट्रेड पेबल्स। इसको हमेशा याद रखिएगा, पहले हम क्या करते थे ना, पहले हम बिल्स पेबल को अलग से दिखाते थे और जो हमारे क्रेडिटर्स होते थे उसको अलग से दिखाते थे। लेकिन अब जो नया फॉर्मेट आया उसके अंदर इन दोनों को मर्ज करके ट्रेड पेबल्स के नाम से दिखाया जाता है। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा दिखता है फॉर्मूले में कि ट्रेड पेबल्स है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको समझ जाना है कि इट इंक्लूड्स बोथ बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। तो जब इन दोनों को हम लोग एक साथ लेते हैं तो तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। फिर आ जाते हैं हम लोग एसेट्स में। देखिए एसेट्स में क्या है, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट जो है उसमें सबसे पहले आपका आता है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। टेंजिबल मतलब वो एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, मशीन्स, जिसको आप टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट्स।
दूसरा आपका होता है इंटेंजिबल एसेट, जिसको आपको मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है लेकिन आप उसको देख नहीं सकते ना, आप उसको टच कर सकते हो, जैसे कि गुडविल हो गया और आपके जो राइट्स होते हैं जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट राइट्स हो गया, वो सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपका जो आपका कोई बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ऑफिस के लिए आपकी बिल्डिंग बन रही है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो आपकी टेंजिबल एसेट में तो नहीं आएगी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो वो कहां पर आएगी? वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही सपोज अगर आपका कोई कॉपीराइट या किसी भी चीज का वो अभी अगर वो किसी डेवलपमेंट में आप उसको रिन्यू करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं उसके प्रोसेस में, तो वो आपका यहाँ पर आएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिया हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों दिया हुआ है। फॉर्म जब हम रेशो पढ़ेंगे वहां पे ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए ये दोनों जरूरी है। ठीक है, सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? जो कि बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है और इनकी जो मैच्योरिटी है वो मोर देन 1 ईयर है, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हमारी क्या होंगी? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे कि अगर सपोज हम बैंक की बात करें तो बैंक के लिए क्या होता है? बैंक के लिए मेन एसेट यही होती है जो लोन्स और एडवांसेस उन्होंने दिए हुए होते हैं। तो ऐसा कंपनी के केस में भी हो सकता है और बैंक के केस में तो इनका तो मेन बिजनेस यही होता है। मैम एक चीज और बताइएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स वाला मैम, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब ऐसे लोन्स या एडवांसेस जो कि कंपनी ने, अब वो कंपनी बैंकिंग कंपनी भी हो सकती है और वो नॉर्मल कंपनी भी हो सकती है, तो उन्होंने अगर लोन या एडवांस जो है वो उन्होंने दिया हुआ है और उसकी जो मेच्योरिटी है वो मोर देन 1 ईयर है, मतलब वो जो उसकी जो वापसी होगी उस लोन की वो आफ्टर 1 ईयर होगी, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस की कैटेगरी में आएगा। मैम यहाँ पे डेफर्ड टैक्स एसेट नेट का क्या मतलब होगा? सर नेट का मतलब हम लोग जैसे वो देखते हैं ना, कंपैरिजन करते हैं, और नेट मतलब जो भी हमारा टोटल इस साल का जो टैक्स बैठा होगा और प्लस हमारा सॉरी माइनस जो हमारा जो भी लाइबिलिटी है, जो भी एसेट हमारी चल रही है उसको एडजस्ट करके, मतलब आप इसको समझ लीजिए एडजस्टेड होता है ये। मैम डेफर्ड टैक्स एसेट लाइबिलिटी तो समझ में आया, जो हमारी देनदारी होगी, एसेट में डेफर्ड क्या टैक्स आएगा? एसेट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया ना सर, एक तरह से एक ऐसा टैक्स जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं लेकिन वो हमें पे नहीं करना था, मतलब एक तरह से हमारा रिफंड बन रहा है वो, तो वो लाइबिलिटी हो गया ना मैडम। ठीक है, तो यहाँ एसेट में क्या आएगा? नहीं सर, दोनों चीज हो सकती है ना भाई। अगर मेरा सपोज मेरे हिसाब से जो मेरा टैक्स है वो 5000 बैठा था और इनकम टैक्स वालों के अकॉर्डिंग 4000 बैठा था, तो इसका मतलब मैंने 1000 एक्स्ट्रा पेमेंट करी हुई है, तो ये तो मेरे लिए एसेट हो गई ना सर। जी मैम, क्योंकि ये या तो मुझे वापस मिलेगा और या फिर क्या होगा, या मेरे नेक्स्ट ईयर के टैक्स में एडजस्ट होगा। मैम एक चीज और पूछना है, दोनों ही केस में मेरे लिए तो ये अच्छी बात है ना। जी पूछिए मैम। जैसे सेकंड एग्जांपल के बारे में ही अभी मैंने आपको पूछा था कि वो टैक्स चोरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑडियो मेरा गायब हो गया, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता होगा इस चीज में ना। कल मैं एक बार सर से डिस्कस करेंगे ना इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं इसको कल करूंगी इस प्रॉब्लम को ना, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा मेरी आवाज आ रही है या रहने दो अभी? जी हाँ, अगर मैम छोटा क्वेश्चन है कोई तो आप चैट बॉक्स में बोल दीजिए, नहीं ऐसे डिस्कशन आंसर कर दूंगी। पॉइंट ऑफ व्यू से यस मैम, ऐसा टॉपिक से रिलेटेड एकदम डायरेक्ट नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। कल मॉर्निंग में 8 o'clock क्लास है, तो कल मॉर्निंग में मैं ये वाला जो इशू है इसको मैं अभी सर से डिस्कस करके इसको क्लियर करती हूँ, तो फिर मॉर्निंग में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। और कल संडे भी है तो कोई टाइम का भी ऐसा कोई इशू नहीं रहेगा। जी ठीक है जी, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, 1-2 पॉइंट्स रह गए बस। ठीक है, अदर नॉन करेंट एसेट्स ऐसी एसेट जो कि ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं आए हैं और वो लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो वो हमारा अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपका लेस देन 1 ईयर में मैच्योर हो जाएगी। इन्वेंट्रीज पहले हम लोग क्या करते थे, पहले इसको क्लोजिंग स्टॉक बोला जाता था, आप लोगों ने देखा भी होगा।
बैलेंस शीट्स में क्लोजिंग स्टॉक के नाम से एक आइटम होता था, तो अब उसको क्लोजिंग स्टॉक ना बोल के अब उसको बोलते हैं इन्वेंट्रीज। और आपको ये चीजें भी ध्यान रखनी है, इन्वेंट्रीज के अंदर आपका क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक, आपका अगर वर्क इन प्रोग्रेस होगा वो भी आ जाएगा, ये सब चीजें। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल जैसे कि ऊपर ट्रेड पेबल्स था, बीपी और क्रेडिटर्स में, ऐसी ट्रेड रिसीवेबल्स में आपका होगा बिल्स रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स। डेटर। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर उसके बाद आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश आप लोगों को पता है, उसके अलावा जैसे सपोज चेक इन हैंड है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं, कैश इक्विवेलेंट मानते हैं कि ये आपका मतलब एक तरह से कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। फिर उसके शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस, जो हमने लेस देन 1 ईयर के लिए जो हमने लोन्स या एडवांसेस हमने दिए हुए हैं, जैसे कि अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, वो इस कैटेगरी में आता है। और एक आई थिंक कैश क्रेडिट के लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि वो इसमें आएगा नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल आएगा मैडम। बट बैंक ओवरड्राफ्ट तो आता है शॉर्ट टर्म एडवांस में, वर्किंग कैपिटल मतलब वो इस कैटेगरी में आ जाता है। कैश इन हैंड मैम। कैश इन हैंड करंट एसेट जी, देखिए, तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस मतलब जो भी आपके 1 साल से कम की मेच्योरिटी के जो आपने लोन्स या एडवांसेस दिए हुए, वो आपके करंट एसेट्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पॉइंट इस कैटेगरी में नहीं आ पाया और उसका जो मेच्योरिटी है वो लेस देन 1 ईयर है, तो वो आपका अदर करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, और टोटल जो है वो लायबिलिटीज और ये इन दोनों का बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आज ये बैलेंस शीट को एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि कल फिर मैं आपको प्योर रेशो जो है वो आपका स्टार्ट करवाऊंगी। अच्छा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक मिनट मैम, तो मैम पुराने बुक में कौन सा चैप्टर होता है जेआईबी के लिए? एक मिनट सर, एक मिनट बोलिए जरा। आप पूछिए। मैडम ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था तो बता दीजिए। जी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में था सर कि जो भी हमारे मतलब कुछ ऐसे, एक तो हमारा कैश हो गया, उसके अलावा जैसे ऐसे जो बहुत इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होंगे, वो भी बहुत ही मतलब जैसे हम जब चाहे उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो उनको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब ऐसे आप कह लीजिए ऐसे आइटम्स जो कि बहुत इजीली आपके कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे मैम गोल्ड वगैरह सब हो सकता है ना? सर गोल्ड नहीं आएगा इसमें, गोल्ड बॉन्ड, मतलब बॉन्ड भी नहीं आएगा सर, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी भी नहीं आएगा सर, गोल्ड लोन जैसे कि चेक इन हैंड हो गया, या फिर आपका आई थिंक डिमांड ड्राफ्ट आ सकता है, और इस तरह की चीजें जो बहुत इजीली आप उसको मतलब 1 सेकंड में, या मतलब जैसे जब आप चाहे तब आप उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। मैम बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल नहीं आएगा सर, बिल रिसीवेबल में तो मैच्योर वो टाइम डिपेंड करता है, फिर अब अगले बंदे की तो गारंटी नहीं है ना, वो देगा नहीं देगा। सेविंग अकाउंट बैलेंस, सेविंग अकाउंट बैलेंस, हाँ वो आ सकता है कि जब आप उसको चाहे आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा ना सर। हम तो ऑन डिमांड है ना मतलब, वो तो आएगा जी, इंडिविजुअल के पॉइंट से देखें तो आएगा, बट कंपनी के केस में नहीं आएगा।
अच्छा करंट अकाउंट तो होगा ना मैडम, मैम। करंट अकाउंट तो होगी। जी सर बोलिए। मैम ऊपर आपने दिखाया, 2 जगह दिखाया है। क्या दिखाया सर 2 जगह? एसेट साइड में वर्क इन प्रोग्रेस था, ऊपर स्लाइड ऊपर कीजिए ना। जी 1 मिनट सर। आप कह रहे हैं मैंने एक तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस बताया है और एक मैंने जी मैम। एक मैं दिखा रही हूँ एसेट्स में ना, हाँ जी एसेट्स ये में। वाला सर, ये वाला जो वर्क थोड़ा इन ऊपर, प्रोग्रेस, हाँ ये वाला ना सर, हाँ मैम। ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है सर, ये है हमारा विच इज रिलेटेड टू टेंजिबल एसेट्स। मतलब सपोज मेरी कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये उस वाले वर्क इन प्रोग्रेस की बात है। और जो मैंने यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस बताया सर, वो बात हो रही है हमारे फिनिश गुड्स, जिस चीज में हम डील कर रहे हैं। हमारा जो इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री का वर्क इन प्रोग्रेस है और वो हमारी एसेट का वर्क इन प्रोग्रेस है। सपोज कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है या कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे आवाज ऑडिबल है? आप लोगों को जो भी डाउट्स पूछने हैं आप लोग पूछ लीजिए। पूछिए मैम। वो आप एक लॉस वाला पूछना चाह रहे थे, जो हम लोगों ने लॉस वाला, वो डेफर्ड टैक्स वाला जो था। चलिए तो ठीक है फिर। मैडम एक वो कल वाला क्वेश्चन था नेटवर्क वाला, उसको बताइए ना थोड़ा, नेटवर्क कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट सर करेंगे उसमें? नेटवर्क कल मॉर्निंग में हम लोग रेशियो स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर सर फॉर्मूले है, वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेटवर्क कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, कल से हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर किस में जाएगा मैडम? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर जी सर, ये जो होता है इसको हम P&L में चार्ज करते हैं सर। और इसको कैसे करते हैं ना, मैं आप लोग को बता देती हूँ, कोशिश कीजिएगा समझने की। देखिए, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है सर, उसको हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने व्हाइट वॉश कराया है और टोटल 5 लाख रुपीस का मेरा खर्चा आया उसमें, और मुझे ये पता है जो व्हाइट वॉश का बेनिफिट है ये मुझे 4 to 5 years तक सपोज मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी ना सर, इसको डायरेक्टली P&L में चार्ज करने की बजाय कि ये पूरा मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाइट वॉश हो गया मेरा 5 लाख रुपीस का, एकदम से 5 लाख नहीं लिखूंगी। जब मुझे पता है कि इसका बेनिफिट 4 to 5 years तक मिलेगा, तो मैं क्या करूंगी, इसको सपोज 5 years तक मिलेगा तो 5 लाख डिवाइड बाय 5 1 लाख। तो हम क्या करते हैं P&L में फिर पूरा 5 लाख एक साथ चार्ज ना करके 1 लाख 5 years तक करेंगे। अब लेकिन पेमेंट तो मैंने 5 लाख की कर दी, क्योंकि अकाउंट्स में हर चीज को बैलेंस भी तो करना है। यस है ना, पेमेंट तो मैंने आज की डेट में कर दी 5 लाख रुपए की, लेकिन P&L में कितना दिखा रही हूँ, 1 लाख दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये जो बाकी का जो बैलेंस होगा वो मेरा जाएगा बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहा जाएगा, बैलेंस शीट में आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा जिसको हम कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स कह लीजिए, या फिर आप उसको, और भी उसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट में हम इसको 4 लाख रुपीस करके हम इसको क्या मान लेते हैं, ये एक ऐसा खर्चा है जो हमने कर दिया है, लेकिन अभी हमें उसका जो बेनिफिट है उसको हमने कंज्यूम नहीं किया। तो इस पॉइंट से हम इसको अपनी एसेट मान लेते हैं। एक्चुअल में एसेट नहीं होता है, लेकिन जस्ट फॉर बैलेंसिंग पर्पस, और क्योंकि हमें इसको कहीं ना कहीं तो शो करना है, पूरा का पूरा P&L में चार्ज कर नहीं सकते, एसेट इसको मान नहीं सकते। अब हम अपनी बैलेंस शीट में जहाँ पे हम टेंजिबल एसेट दिखाते हैं, वहां पे ये थोड़ी ना लिख देंगे कि भाई ये व्हाइट वॉश है और ये हमारी एसेट है, नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये तो एक्सपेंस है। लेकिन ऐसा भी एक्सपेंस नहीं है कि एक साथ इसको चार्ज कर दिया जाए, सीधा 5 लाख P&L में चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट तो बहुत डाउन चला जाएगा, इमेज खराब होगी कंपनी की। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का इस तरह से ट्रीटमेंट होता है कि हम क्या करते हैं, उसको प्रोपोर्शनेटली लेते हैं और बैलेंस हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं। फिर सेकेंड ईयर में साइड में ही आएगा ना? जी सर, एसेट साइड में आएगा। ओके मैम, गॉट इट। चलिए, अब मैडम ये एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है कोई भी जी। कंपनी हो, वो किस साइड में आता है? ये वो भी तो P&L से ही कटेगा जो जी भी सर, salary? P&L में, बिल्कुल सर, P&L तो में वो तो लायबिलिटी हो जाएगी ना सर मैडम? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक होता है खर्चा और एक होती है लायबिलिटी। दोनों में फर्क क्या होता है सर,
खर्चा वो है जो आपको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, या आप कह लीजिए जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए जो आपको काम करने पड़ते हैं उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। इनको हम P&L में चार्ज करते हैं सर। लेकिन सपोज लायबिलिटी, कि मैंने कहीं से लोन ले लिया, तो ये मेरा खर्चा नहीं है सर, ये मेरी लायबिलिटी है, तो इसको मैं कहाँ पर डालूंगी? बैलेंस शीट में डालूंगी। सैलरी तो लायबिलिटी, सैलरी तो खर्चा में आएगा ना मैम? जी, खर्चा है तो इसलिए वो P&L में जाता है, इसलिए वो बैलेंस शीट में नहीं जाता तो है। वो तो मतलब वो तो जैसे आपने ये एग्जांपल दिया था व्हाइट वॉश वाला कि 5 साल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल 5 साल का आपने दिया था, तो उसको 1-1 लाख रुपया हर साल, मतलब एक साथ ना करके वो हर जी, साल बिल्कुल 1-1 लाख रुपया आप वो कर रहे थे। जी। पर वो चीजें हम सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी तो हम एक साथ ही देते हैं। सर सैलरी जो है वो हम एनुअल बेस पे देते हैं ना, मतलब एनुअल बेस पे कह रही हूँ, सॉरी, मतलब मंथली बेस पे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या होता है, हमने 1 महीने उनसे काम कराया, पेमेंट कर दी, अगले महीने काम कराया, पेमेंट कर दी, तो वो तो रेगुलर चल रहा है ना सर, तो वो इसलिए एक्सपेंस माना जाता है। अब वहां पर प्रॉब्लम क्या है सर, अब ये जो सैलरी, सपोज अगर आपने किसी को मार्च के मंथ की सैलरी दी है, तो आपने उससे अप्रैल के मंथ का भी काम नहीं कराया, आपने उससे मार्च के मंथ में काम कराया, उसको सैलरी दे दी, पूरा मार्च उसने काम किया, फिर लास्ट डे में या फिर फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपको पेमेंट मिल गई। तो आपने काम कराया, पेमेंट हो गई, काम कराया, पेमेंट हो गई इंस्टेंटली। लेकिन व्हाइट वॉश वाले केस में क्या हो रहा है सर, उसका जो बेनिफिट है अगर वो आपको 5 years तक मिल रहा है, तो आप इसका जो एक्सपेंडिचर है ये 5 लाख रुपीज, उसका वन टाइम चार्ज नहीं कर सकते P&L में। मैडम एक चीज और ये हो सकता है मैं गलत हूँ, पर एक एडवांस ऑफ पे भी होता है। एडवांस ऑफ मतलब हम जैसे 1 महीने की जगह हम 2 महीने का उनसे मतलब एडवांस में पेमेंट ले सकते हैं, ऐसा भी कहीं कहीं चलता है, होता है। हाँ, वो आपकी बात सही है। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन पूरा कीजिए, बताइए। हाँ, तो उस केस में जो ये चीजें हैं, जैसे महीना पेमेंट, जैसे आप किसी को सैलरी दे रहे हैं, वो तो हम एक रेगुलर बेस में हम कर दे, जैसे इन केस में एडवांस ऑफ पे टाइप का कोई ऐसा केस आता है, तो उसको फिर कैसे ट्रीट करते हैं इसमें? अगर